नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी शुरू होती है कनाडा से। यहाँ एक परिवार था। परिवार के मुखिया का नाम वॉरेन था। उनकी पत्नी का नाम रूथ था और उनके दो बच्चे भी थे। बेटी का नाम पॉलिन डाकिन था और उसके भाई का नाम टेड था। चार लोगों के इस परिवार में पॉलिन बड़ी बेटी थी। वॉरेन एक बिजनेसमैन थे और उन्हें शराब पीने की बुरी लत थी। आमतौर पर वॉरेन खामोश और शांत रहते थे, लेकिन शराब पीने के बाद उनका किरदार ही बदल जाता था। शराब के नशे में वे मारपीट करने पर उतारू हो जाते थे। साथ ही साथ जोर जोर से बात करना, बहुत ज्यादा बात करना और बात बात पर अपशब्दों का इस्तेमाल करना उनकी आदत का हिस्सा बन चुका था। पहले तो यह सिलसिला कभी कभी ही होता था, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ ये रोज रोज की बातें होने लगी। ऐसे में वॉरेन के बदलते रवैये को बर्दाश्त करना रूथ के लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। इसलिए उन्होंने वॉरेन से अलग होने का फैसला कर लिया। रूथ ने अपनी शादीशुदा जिंदगी से किनारा करते हुए पति वॉरेन से अलग रहना शुरू कर दिया। अब एक घर में वॉरेन अकेला रहने लगा था, जबकि रूथ अपनी बेटी पॉलिन और बेटे टेट के साथ अलग रहती थी। धीरे धीरे दोनों ने अपनी जिंदगी को अपने अपने तरीके से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जिस वक्त वॉरेन और रूथ ने एक दूसरे से रिश्ता तोड़कर अलग अलग रहना शुरू किया था, उस वक्त पॉलिन डाकिन की उम्र 5 साल थी। पॉलिन डाकिन यही वो नाम है जो इस कहानी का सबसे मेन किरदार है, जिसकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिसे शब्दों में बयान करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पॉलिन डॉकिन पर जो भी कुछ बीता, उसने दुनिया के सामने एक अजूबा जरूर लाकर खड़ा कर दिया। यह बात 1970 के दशक की है, जब पॉलिन की जिंदगी में एक अनजाने डर ने दस्तक दी। पति से अलग होने के बाद रूथ अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश में लगी हुई थी। वो खूब मेहनत कर रही थी ताकि वो अपने बच्चों को सारी खुशियां दे सके। अब 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अब पॉलिन 7 साल की हो गई थी। एक रोज रूथ अपनी बेटी पॉलिन और बेटे को लेकर घूमने के लिए 1600 किलोमीटर दूर दूसरे शहर विनिपेग चले जाते हैं। कुछ दिन विनिपेग में घूमने फिरने और वक्त बिताने के बाद अचानक एक रात रूथ अपने बच्चों से कहती है कि वो अब अपने घर पर कभी वापस नहीं लौटेंगे। ये सुनकर पॉलिन और टेड बुरी तरह चौंक जाते हैं और घबरा जाते हैं। पॉलिन उस वक्त सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन इतनी समझ तो उसमें थी कि अपने शहर से इतनी दूर दूसरे शहर में वो कैसे रहेगी, क्योंकि उसके शहर में ही उसके पिता रहते थे, जबकि यहाँ वो सिर्फ अपनी माँ के साथ ही थी। कई दिनों से उसकी पिता से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। न तो अपने पिता को वो बाय कर पाई थी और न ही अपने रिश्तेदारों से आखिरी बार मिल सकी थी। माँ रूथ के कहे शब्दों को सुनने के बाद पॉलिन पूछ बैठती कि आखिर ऐसा फैसला क्यों किया। तब रूथ अपने बच्चों से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस अब वो लोग अपने शहर कभी वापस नहीं लौटेंगे। पॉलिन को अपनी माँ रूथ से कभी सटीक जवाब नहीं मिल सका। रूथ ही सिर्फ यही कहती थी कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। पॉलिन इस बात का मतलब तो नहीं समझ सकी, लेकिन उसे अपनी माँ का फैसला अच्छा नहीं लगा। मगर वो इतनी बड़ी भी नहीं थी कि वो कोई फैसला कर सके, इसलिए उसके पास माँ के फैसले को मानने के सिवाय कोई और दूसरा उपाय नहीं था। और इसलिए पॉलिन और टेड एक अजनबी शहर में अपनी माँ रूथ के साथ रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे शहर से दूर अजनबी शहर में रहते रहते उन्हें 4 साल गुजर गए। पॉलिन अब 11 साल की हो चुकी थी। इसी बीच रूथ एक बार फिर पॉलिन से कहती है कि चलो अब फिर किसी दूसरे अजनबी शहर में चलते हैं। पॉलिन के लिए बात नई नहीं थी। थोड़े थोड़े वक्त में उसकी माँ ये हुक्म सुनाती और वो तीनों अपने अपने सामान के साथ एक अनजान शहर से दूसरे अनजान शहर पहुंच जाते। इसी कारण माँ रूथ जब उससे ये कहती है कि चलो कहीं और चलते हैं, तो पॉलिन बिना कुछ बोले अपना सामान समेटती और चल देती। इन बीते 4 सालों के दौरान पॉलिन और उसके भाई टेड ने 6 अलग अलग शहरों में 6 अलग अलग स्कूल बदल दिए थे। हर अजनबी शहर में अजनबी दोस्त मिले और अजनबी सा दिखने वाला घर मिला। ये सब कुछ पॉलिन को परेशान करता जा रहा था। वो अंदर से बिल्कुल डिप्रेशन में जा रही थी, क्योंकि वो इस फैसले को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर थोड़े थोड़े वक्त में उसकी माँ बार बार शहर क्यों बदल रही थी। 11 साल की उम्र में जब पॉलिन अपनी माँ और भाई के साथ किसी दूसरे अजनबी शहर में पहुंचे, तो उसने पहली बार एक तीसरा अजनबी चेहरा नजर आया, जो उसकी माँ और भाई के साथ उस शहर के उस मकान में रहने लगा था। उस अजनबी चेहरे का नाम था स्टैन। पॉलिन को याद था कि से उसकी माँ की मुलाकात एक चर्च में हुई थी। उस चेहरे को देखकर पॉलिन ने महसूस किया कि उसकी माँ के आसपास दिखने वाला यह चेहरा हर उस जगह दिखाई दिया जहां जहां उसकी माँ ने शहर और मकान बदले।
तब पॉलिन को पहली बार लगा कि स्टैन उसके परिवार के लिए कुछ खास है। तभी तो वो हमेशा उसकी माँ रूथ के आसपास नजर आ ही जाता है। इस स्टैन के उस परिवार के साथ आने के बावजूद उन लोगों का शहर और स्कूल बदलने का सिलसिला नहीं रुकता। वक्त बीतने के साथ साथ वे कई अलग अलग शहर और कई अलग अलग स्कूल बदलते हैं। धीरे धीरे साल 1988 आ जाता है। अब पॉलिन 23 साल की हो गई थी। 23 साल की सयानी पॉलिन अब अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और ये लोग अब ब्रुंसविक शहर में रहने लगे थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद अब पॉलिन एक जर्नलिस्ट बन जाती है। नौकरी की वजह से पॉलिन अब अपनी माँ के साथ नहीं रहती थी। यहाँ तक कि जिंदगी तक आते आते पॉलिन कई बातों को अपने पीछे छोड़ चुकी थी, लेकिन एक सवाल हमेशा उसका साया बनकर पीछा कर रहा था। वो ये बात अब भी सोचती रहती थी कि आखिर 7 साल की उसकी उम्र से उसकी माँ शहर शहर क्यों बदलती रही, क्यों उसे हर साल कम से कम 2 नए ठिकानों में रहना पड़ता था। आखिर वो कौन सी बात है जो उसकी माँ उससे छुपा रही है। आखिर क्यों माँ रूथ ने सारे रिश्तेदारों से नाते तोड़ लिए, क्यों रूथ ने उसके पिता से संबंध पूरी तरह से खत्म कर दिए। कई बार हिम्मत करके पॉलिन ने इन सवालों को माँ से भी पूछना चाहा, लेकिन हर बार की तरह माँ अब भी उन सवालों से किनारा कर लेती। पॉलिन को ये तमाम सवाल अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। क्योंकि अब पॉलिन जर्नलिस्ट बन चुकी थी, इसलिए वो ज्यादातर खबरों के बीच रहने लगी थी। पत्रकारों के बीच रहते रहते अब पॉलिन इतनी समझदार और काबिल हो गई थी कि वो अपने फैसले खुद ही कर सकती थी। उसने सबसे पहला फैसला ये किया कि उसने अपने उन सवालों का पीछा करना शुरू किया जिसके जवाब के लिए वो इतने सालों से एक शहर से दूसरे शहर भटक रही थी। अपने तमाम सवालों और उसके सच के बारे में जानने के बीच अपने काम में व्यस्त रहने वाली पॉलिन के पास एक रोज अचानक उसकी माँ का ही फोन आया और उस फोन में माँ रूथ ने उन्हीं सवालों का जिक्र किया जिन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पॉलिन ने फैसला कर लिया था। पॉलिन की माँ रूथ कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे जीवन भर में घटी इन सभी चीजों को समझाने के लिए तैयार हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर पॉलिन बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद रूथ ने पॉलिन को मिलने के लिए एक मोटेल में बुलाया। पॉलिन सोचती है कि जिन सवालों के लिए वो इतने दिनों से परेशान थी, जिन सवालों ने उसकी जिंदगी को उलझन में डाल रखा था, उनके जवाब खुद उसकी माँ ही देने को तैयार हो गई है। खुद उसकी माँ उस रात से पर्दा खोलने वाली थी जिस पर बचपन से पर्दा पड़ा हुआ था। अब अपनी सवालों के जवाब को जानने की बेताबी में पॉलिन तय वक्त पर उसी मोटेल में पहुंच जाती है जहां मिलने के लिए उसकी माँ रूथ ने उसे बुलाया था। पॉलिन जैसे ही मोटेल के गेट पर पहुंचती है तो वहां उसे वही चेहरा नजर आता है, स्टैन का। वही स्टैन जो उसकी माँ का पुराना दोस्त था और माँ के साथ शहर दर शहर वो और उसका परिवार भी उनकी ही तरह ठिकाने बदलता रहा। स्टैन को वहां देखकर पॉलिन बुरी तरह चौंक जाती है। तभी स्टैन पॉलिन की तरफ एक लिफाफा बढ़ाता है। स्टैन पॉलिन से कहता है कि पहले वो लिफाफे में रखी चिट्ठी पढ़ ले, उसके बाद ही वो कमरे में जाए। लिफाफे में रखी चिट्ठी में जो सबसे पहली लाइन लिखी थी उसे पढ़कर वो और भी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि जितने भी गहने पहने हुए हैं उन्हें उतार दो और सारे गहने उसी लिफाफे में रख दो जिसमें चिट्ठी थी। इसके साथ ही एक और शर्त लिखी हुई थी कि इस बारे में कोई भी सवाल नहीं करोगी और ये शर्त पूरी करते हुए ही कमरे में दाखिल हो। हैरत में पड़ी पॉलिन चिट्ठी में लिखी शर्तों को पूरा करने लगती है। वो अपने तमाम गहने उतार देती है और उन्हें चिट्ठी वाले लिफाफे में रख देती है। चिट्ठी को गौर से देखने पर उसे और भी ज्यादा ताज्जुब होने लगता है, क्योंकि ये शर्त उसकी माँ ने ही लिखी थी। अपने जेवरों वाला लिफाफा स्टैन को देने के बाद पॉलिन कमरे में दाखिल हो जाती है। उस वक्त कमरे में माँ अकेली थी। वहां माँ से मुलाकात करने के बाद पॉलिन भी वहां बैठ जाती है। तभी स्टैन भी उस कमरे में पहुंच जाता है। यह देखकर पॉलिन हैरान रह जाती है कि वो अपनी माँ से मिलने आई है, ऐसे में स्टैन कबाब में हड्डी क्यों मर रहा है। स्टैन भी वही कमरे में बैठ जाता है। इसके बाद रूथ अपना सारा किस्सा पॉलिन को सुनाती है। रूथ कहती है कि असल में उसके इस तरह तेजी से शहर बदलने और बार बार जगह बदलने की सबसे बड़ी वजह है माफिया। बचपन से ही एक माफिया उनके पीछे पड़ा हुआ है और उस माफिया के निशाने पर मेरे साथ मेरा पूरे परिवार है। वो माफिया हमें जान से मार देना चाहता है। इस कारण उसी माफिया से बचने के लिए उसे शहर दर शहर भटकने को मजबूर होना पड़ा। पिछले 16 सालों से वो ऐसा ही कर रही है। अपनी और अपने बच्चों की जान की सलामती की खातिर मुझे ऐसा करना पड़ा। पॉलिन अपनी माँ रूथ की बात सुनकर चौंक जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। एक माफिया पीछे पड़ा है जो जान लेना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों। इसके बाद आगे की कहानी स्टैन सुनाना शुरू करता है। स्टैन बताता है कि जिस खूंखार माफिया के खौफ की वजह से तुम्हारी माँ दर दर भटक रही थी, दरअसल मैंने उस गैंग के एक गुर्गे को इस गैंग से बाहर निकलवाया था।
उसका ब्रेन वॉश किया था, उससे समझाया था और गुनाह की जिंदगी से उसे दूर जाने में उसकी मदद की थी। उसे अच्छा इंसान बनाकर उसका गैंग से नाता ही तुड़वा दिया था। लेकिन ये बात गैंग के लीडर को पता चल गई। इसी कारण जिसे मैंने गैंग से बाहर निकाला था, उस माफिया ने उसे खत्म कर दिया। लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला कि मैंने ही उनका ब्रेन वॉश किया था और गैंग से दूर हटने की सलाह दी थी, तो माफिया मेरे पीछे पड़ गया। लेकिन इसके बाद स्टैन ने जो कहा, उसने पॉलिन को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। स्टैन ने बताया कि पॉलिन के पिता वॉरेन भी ऐसे ही एक गैंग से जुड़े हुए थे, लेकिन अपने परिवार की वजह से वॉरेन ने भी उस गैंग से दूरी बना ली थी। इसलिए माफिया ने उनके साथ भी दुश्मनी पाल ली थी और माफिया ने वॉरेन को पूरे परिवार समेत खत्म करने का इरादा किया था, और खासतौर पर वॉरेन की पत्नी रूथ को। इसीलिए मैं खुद भी भटकता रहा ताकि मैं खुद को और अपने परिवार को उस माफिया से बचा सकूं। साथ ही मैं अपने साथ साथ तुम्हारी माँ की भी देखभाल करता रहता हूँ, ताकि इन्हें भी माफिया से बचाया जा सके। स्टैन की पूरी बात सुनकर पॉलिन बुरी तरह से सहम जाती है। इसके बाद स्टैन फिर कहता है कि यहाँ सीक्रेट डिपार्टमेंट के एजेंट और लोग इस काम में मेरी मदद करते थे, इसीलिए तुम्हारी माँ के लिए हमें जब भी खतरा महसूस होने लगता था, हम वो शहर बदल देते थे और किसी ऐसे शहर पहुंच जाते थे जिसके बारे में उन्हें अंदाजा भी नहीं होता था। इसी वजह से हमने जगह बदल बदल कर जैसे तैसे जान बचा ली। हालांकि इस चक्कर में हमने बच्चों का बचपन पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया, क्योंकि उन्हें ना तो कभी दोस्त मिल सके और न ही एक स्कूल की अच्छी परवरिश। पॉलिन बड़ी तसल्ली से पूरी कहानी सुनती है, लेकिन उसे कहानी की सच्चाई पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो सोचने लगती है कि आज के इस दौर में ऐसी दकियानुसी कहानी का कोई मतलब नहीं है, जिसका ना तो कोई सर है और ना ही कोई पैर। उसके मन में बार बार यही सवाल आते रहता है कि क्या कोई फैमिली सिर्फ इसलिए शहर शहर भटकती रहेगी क्योंकि एक माफिया उसकी जान का दुश्मन है, और अगर वो लोग कहीं एक शहर में टिक जाएंगे तो माफिया उन्हें जान से मार डालेगा। पॉलिन पूरा हफ्ता स्टैन और रूथ के बताए गए कहानी को सोचते हुए बिताती है। इसी बीच पॉलिन अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक के अपने अतीत पर नजर दौड़ाने की कोशिश करती है, तो उसे कुछ कुछ याद आता है और तब उसे महसूस होता है कि कोई तो ऐसी बात जरूर है जिसकी वजह से इनकी कही गई बातों को झुटलाया भी नहीं जा सकता है। उसे लगता है कि हो सकता है कि उसकी माँ रूथ और स्टेन दोनों सही कह रहे हो, क्योंकि उसे बचपन का एक किस्सा याद आ रहा था। एक रोज रूथ अपने बच्चों के साथ खाना खाने के लिए जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठी, तो अचानक रूथ ने सारा खाना उठाकर बाहर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। पॉलिन उस घटना को भूली नहीं थी और समझ भी नहीं सकी थी कि आखिर उसकी माँ ने क्यों उसके मुंह से निवाला छीनकर उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। इस पर स्टेन ने बताया कि उन्हें कहीं से खबर मिली थी कि कोई उन्हें जहर देने की कोशिश कर रहा है और पूरे खाने में जहर मिला दिया है, इसलिए उन्हें सब कुछ फेंकना पड़ा। इसी तरह एक और वाक्य उसके जहन में घूम रहा था, जब एक रात उसकी माँ ने अपने दोनों बच्चों को अचानक नींद से जगाया और घर से निकलकर चलने को कहा। इसके बाद वो तीनों घर से दूर एक पहाड़ी पर चले गए और पूरी रात उसी पहाड़ी में काटी। अगली सुबह जब वो वापस लौटे तो घर में ज्यादा देर नहीं रुके और अपना पूरा सामान लेकर किसी दूसरे शहर की तरफ रवाना हो गए। एक और किस्सा पॉलिन को याद आया जिसे वो अभी तक नहीं भूली थी। बचपन में एक रोज स्कूल स्किप करके पूरा परिवार घूमने गया। जब वापस आए तो रूथ ने दोनों बच्चों को रगड़ के पैर धोने को कहा और पैरों के ऊपर प्लास्टिक के बैग पहना दिए। जब पॉली ने इसके बारे में पूछा तो माँ रूथ ने जवाब दिया था कि किसी ने उनके घर के फर्श पर खतरनाक केमिकल बिखेर दिया है जो उनके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। बचपन की इन यादों को जब पॉलिन ने अपनी माँ और स्टैन की कहानियों से जोड़कर देखना शुरू किया तो उसे लगने लगा कि हो सकता है कि इसी डर की वजह से उसके परिवार को अलग अलग शहरों में भटकने को मजबूर होना पड़ा। इसी बीच रूथ ने स्टैन का पहली बार पॉलिन से जान पहचान करवाया। उसने बताया कि स्टैन के जान पहचान के लोग खुफिया विभाग में काम करते हैं और उनकी वजह से ही उन्हें सही समय पर सूचना मिल जाती थी, जिससे उन्हें जान बचाने के लिए उपाय करने में मदद मिल जाती थी। माँ रूथ पॉलिन से कहती है कि पिछले 16 सालों से स्टैन ने हमारी और हमारे पूरे परिवार की हिफाजत की है। इसी दौरान हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हम एक दूसरे के बारे में सोचते रहे, लेकिन कभी अपने जज्बातों को एक दूसरे के सामने इजहार नहीं कर सके। लेकिन अब कुछ वक्त पहले ही हमने अपने अपने ख्यालात साझा किए और तय किया कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, इसलिए हम लोग अब शादी करना चाहते हैं। पॉलिन ये सब सुनकर चौंक जाती है। उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। पॉलिन को अब अपने सवालों को जवाब तो मिल जाते हैं, लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल अभी भी घूमते रहते हैं। पॉलिन जब वहां से उठकर जाने लगती है तो स्टैन उसे एक ट्रांसमीटर देकर कहता है कि तुम अकेले रहती हो,
अगर तुम्हें कभी भी खतरा महसूस हो तो तुम इसका बटन दबा देना। इससे हमें खबर हो जाएगी और हमारे आदमी तुम्हारी हिफाजत के लिए पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही स्टैन ने पॉलिन को बताया था कि हम हमेशा खुफिया विभाग की नज़र में रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे आसपास कई हम जैसे दिखने वाले लोग भी खुफिया विभाग से जुड़े हुए हैं। इतना सब कुछ होने और सुनने के बाद पॉलिन के लिए रूथ और स्टैन की कहानी को गले से उतार पाना मुश्किल हो रहा था। वो इस बारे में सोच सोचकर और भी ज्यादा भयभीत हो रही थी। पॉलिन अब अपने घर वापस चले जाती है। क्योंकि उसके दिमाग में अब यह बस चुका था कि खुफिया विभाग के लोग हमेशा उनका पीछा करते रहते हैं, तो अब उसको लगातार लगने लगा कि कोई उनका दिन भर पीछा कर रहा है। और उसे रेस्टोरेंट में खाना खाने से भी डरने लगने लगा कि कहीं कोई उसके खाने में कुछ डालने की कोशिश न कर दे। उसे यह डर भी सताने लगा कि जर्नलिस्ट की नौकरी करने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए इस डर की वजह से वो इस नौकरी को भी छोड़ देती है। वो अपने घर को भी बेच देती है और अपने बॉयफ्रेंड से भी दूरी बना लेती है। इसके बाद वो एक नए शहर में शिफ्ट हो जाती है। धीरे धीरे साल दर साल बीतते जाते हैं और 1992 आ जाता है। इसी बीच पॉलिन की शादी हो चुकी होती है। उसके हस्बैंड का नाम केविन था। इतने साल बीतने के बाद भी उसे हर रोज वो बात सताती थी जो स्टैन और रूथ ने बताई थी। पॉलिन का संदेह अब अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था। तमाम संदेह भरी रातों को बिताने के बाद आखिरकार पॉलिन ने तय किया कि जो कहानी रूथ और स्टैन ने सुनाई उसका पूरा सच अब वो जानकर ही रहेगी। वो ये जानना चाहती थी कि जो उसे बताया गया का वाकई वही सच है या फिर इस सच का कोई और भी सच है। अब पॉलिन पूरी तरह से आजाद होकर वो उस सच का पता लगाने निकल पड़ती है जिसका किस्सा उसे सुनाकर समझाया गया था कि आखिर क्यों इतने सालों तक वो लोग शहर दर शहर भटकने को मजबूर होते रहे। इसी बीच पॉलिन के पास उसकी माँ का फोन आता है जिसमें वो एक बार फिर खतरा होने की बात कहती है और अंडरग्राउंड होने की सलाह भी देती है। पॉलिन सच का पता लगाने के लिए सीधे माँ के पास पहुंच जाती है। रूथ और स्टैन की शादी हो चुकी थी और वो दोनों साथ रहते थे, लेकिन जब पॉलिन वहां पहुंचती है तो वो दोनों अंडरग्राउंड होने की बात कहने के बावजूद अंडरग्राउंड नहीं होते। तब पॉलिन का माथा ठनकता है और वो अपनी ही माँ का स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला करती है। अपनी इसी कोशिश में वो एक रोज अपनी माँ को अपने घर की खिड़की टूटने और घर में सुरंग बनाने की बात बताती है। ये भी कहती है कि उसके घर में किसी ने घुसने के भी निशान हैं और उसे बहुत डर लग रहा है। पॉलिन की माँ उसे राहत देती है और पॉलिन की कही बात स्टैन को बताती है। स्टैन रूथ को लेकर सीधा पॉलिन के घर पहुंचता है और पॉलिन को बताता है कि उसके घर में घुसने के जुर्म में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही वो ये भी कहता है कि जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है उनके पास से पॉलिन की तस्वीर भी मिली है। स्टैन की बात सुनते ही पॉलिन खुद को रोक नहीं पाती और जोर जोर से हंसने लगती है और फिर सच बोलती है कि उसने ये सब एक नाटक किया था। उस चीज का पता लगाने के लिए ऐसा सुनने के बाद आप कैसे पेश आएंगे। इसके बाद वो पूछती है कि आखिर इस झूठ के पीछे वजह क्या है। ये सुनने के बाद स्टैन घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। पॉलिन को पता चल गया था कि आज तक उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो सब एक झूठ था। पॉलिन की तलाश जारी रहती है। इधर रूथ और स्टैन भी अब संभल संभल कर रहने लगते हैं। पॉलिन ने पूरे महीने बिता दिए अपनी माँ को ये समझाने में कि स्टैन आज तक उनसे झूठ बोल रहा था, जबकि उसकी माँ पॉलिन को ये समझा रही थी कि वो गलत है। पॉलिन को इस बात का एहसास हो जाता है कि शायद इस पूरे सिलसिले में उसकी माँ ही अंधेरे में रही, तभी वो स्टैन की इन बातों के जाल में उलझी रही। अब पॉलिन को महसूस होने लगता है कि उसके बचपन से लेकर जवानी तक के वक्त में ये सारा सब कुछ स्टैन का किया धरा है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि अगर स्टैन ने यह सब किया तो इसके पीछे वजह क्या थी। अब पॉलिन ने अपना फोकस स्टैन के पीछे लगा दिया ताकि उसका पूरा अतीत समझ सके। स्टैन की जानकारी इकट्ठा करते समय पॉलिन को कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जिसको लेकर शक पैदा हो, लेकिन पॉलिन को पता था कि स्टैन को किसी से भी कोई खतरा नहीं था और न ही कभी उसे कोई धमकी मिली थी। तब सवाल उठता है कि आखिर स्टैन ने फिर इतना बड़ा झूठ बोला क्यों। स्टैन के बारे में पॉलिन जब सारा रिसर्च पूरा कर लेती है तो तमाम जानकारियों को लेकर वो सीधे एक साइकेट्रिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक के पास पहुंच जाती है और उसे अपने सवालों के जवाब पूछती है। मनोवैज्ञानिक पॉलिन के सवालों पर रिसर्च करने के बाद बताता है कि असल में स्टैन एक सिंड्रोम का शिकार है। इस बीमारी का नाम है फॉलिएड्यू। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई इंसान अपने ख्वाबों की दुनिया में जीने लगता है। ये एक दिमागी बीमारी है और इस बीमारी का शिकार जो सोचता है वही उसे अपने आसपास होता हुआ महसूस भी होता है। सपने की बात को वो असल जिंदगी मान लेता है, यानी बीमार ख्वाबों की दुनिया में यकीन करने लगता है। लेकिन ये बात यही तक नहीं है।
बल्कि वो बीमार किसी दूसरे सामान्य इंसान को भी ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वो जो सोच रहा है वो उसकी दुनिया का भी हिस्सा है। ये माफिया से झगड़ा और फिर माफिया का उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाना और उससे बचने के लिए उसे अलग अलग शहर में पनाह लेना, असल में ये सब कुछ उसकी दिमागी फितूर है। इसके साथ ही साइकेट्रिस्ट यह भी बताता है कि स्टैन को जब पॉलिन की मां मिलती है तो वो रूथ को अपनी बातों पर यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है और फिर सारा किस्सा सिलसिलेवार तरीके से वैसे ही होता जाता है जैसा स्टैन सोचता है और फिर रूथ को बताता है। यानी स्टैन ने जो भी इमेजिन किया उसे वो रूथ को जिंदगी की हकीकत की तरह बता देता और रूथ उसे सच मानकर उसकी कही बातों को असल जिंदगी में अमल करने लगती। मनोवैज्ञानिक ने जब पॉलिन को सारी बात बताई तो उसे समझ आ गया कि उसकी माँ का इसमें कोई कसूर नहीं है। वो तो खुद भोली थी जो अपने परिवार को जिंदा बचाने की जद्दोजहद सारी उम्र करती रही, इसलिए उसने अपनी माँ को माफ कर दिया। पॉलिन और उसके पिता वॉरेन कई सालों बाद फिर से मिलते हैं, लेकिन अब तक वॉरेन बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और उन्होंने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया था। पॉलिन और उसकी माँ के बीच सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। हालांकि जब पॉलिन के बच्चे हुए तो उनके बीच सब कुछ सामान्य हो गया। पॉलिन की माँ ने 2010 में कैंसर से अपना दम तोड़ दिया, लेकिन आखिरी के 9 महीने रूथ अपनी बेटी पॉलिन के साथ ही रही। पॉलिन ने स्टैन को कभी माफ नहीं किया, हालांकि पॉलिन ने स्टैन को लेकर कभी भी कोई शिकायत भी नहीं की। और यह थी आज की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आप सबको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले कहानी में।